हेलो गाइस, कैसे हो। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के गुड सेट प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर सर्टेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ 10 मिनट। तो कोई ऐसा रिएक्शन है जिस उसका मतलब वो जीरो ऑर्डर कंसिडर कर रहा है और उसका हाफ लाइफ पीरियड है 10 मिनट, ऐसा सोच लो। चलो, और उसके आगे देखते हैं। तो जो रिएक्शन 100% कंप्लीट करेगा उसके लिए टाइम क्या रहेगा, उसके लिए हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन आता है वो क्या है, RT = R0 - KT। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसका मतलब अब हाफ लाइफ पीरियड के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो ये गिवन टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो उसका मतलब भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो जाएगा। उसका मतलब R0 / 2 = R0 - K, और टाइम जो रहेगा वो भी हाफ लाइफ हो जाएगा। उसका मतलब T1/2 ऐसे हो जाएगा। अब हम इस कांस्टेंट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो कैसे बनाएगा, T1/2 = R0 - R0/2। अब आगे चलते हैं। उसका मतलब T1/2 = R0/2। उसका मतलब अब आगे चले, तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए T1/2। उसका मतलब जो हाफ लाइफ के लिए जो कांस्टेंट होगा हमें क्या मिलेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन / 2। अब उसका आगे का स्टेप क्या रहेगा, चलो वो भी देखते हैं। उसके बाद हम K यानी कि कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद R0 / 2 और इंटू T क्या हो जाएगा, 1/2। चलो, ये हमें कांस्टेंट मिला। अब T1/2 की जो वैल्यू हमें दी गई है वो कितनी है, इधर देख लो, 10 मिनट है। तो उसका मतलब हम लिखेंगे T1/2 = 10 मिनट। तो इसके बाद K की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो ये T1/2 की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट करेंगे। तो उसका मतलब K = R0 / 2 × 10। तो उसका मतलब हमें आंसर क्या मिलेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 / 20 मिनट, ऐसा हमें मिलेगा। डन। तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ये 10 मिनट के लिए। अब रिएक्शन जब 100% कंप्लीट होगा तब क्या मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, गिवन टाइम RT = क्या था, 0। अब तो उसके लिए हम ऊपर वाला जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें हम सब वैल्यू पुट करें, तो ये इक्वेशन हमारा था RT = R0 - KT। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें तो RT की वैल्यू कितनी है, 0 है। डन। तो उसके बाद इक्वेशन कैसा रहेगा, R0 - KT ऐसा रहेगा। अब KT को सब्जेक्ट बना लो, तो हम क्या लिखेंगे, KT = R0, ऐसा हमें इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद फिर से आगे चलते हैं। तो T को हम अगर सब्जेक्ट बना लें तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, R0/K। चलो, अब हमारे पास जो वैल्यू है उसमें पुट कर दो। तो T की T वैल्यू है और R0, और जो K की वैल्यू हमें मिली थी, K की वैल्यू क्या मिली थी, R0 / कितना मिला था, 20। तो ये R0 कट हो गए, तो T = हमें मिला 20 मिनट्स। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ये 20 मिनट्स। डन। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो भी एक सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है। अब देख लो, उसमें बात की है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की। तो उसके लिए हम डायरेक्टली चलते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है तो कि विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर H। T के लिए हमें करेक्ट फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है। तो उसमें हमें भी दिया गया है कि कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ C14 फाउंड इन लिविंग ट्रीज। तो उसके लिए हम क्या कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, जैसे दिया गया है। तो उसके लिए जनरल इक्वेशन जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, T = 2.303 / T। अब सॉरी, यहाँ n आएगा, लेकिन यहाँ जो हाफ लाइफ पीरियड है उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो डीके होता है उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा n की जगह हम क्या पुट करेंगे, लैम्बडा, जो कि है डीके कांस्टेंट। और उसके बाद log 10 R0 / RT ऐसे हम लिखेंगे।
अब लेम्बडा के लिए वैल्यू क्या रहेगी, 0.693 डिवाइडेड बाय T1/2 ऐसे रहेगी। अब T की वैल्यू हम कम्प्लीटली पुट करेंगे। अब T को हम सब्जेक्ट बना के इसमें कम्प्लीटली वैल्यू पुट करेंगे तो अब नया इक्वेशन हमें कैसा मिलेगा, तो हम T को सब्जेक्ट बना लें तो T इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय, अब जो हमें लेम्बडा की वैल्यू ऊपर लिखी थी वो हम यहाँ पुट करते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय T1/2 और क्या मिलेगा, log बेस 10 0/RT ऐसा रहेगा। अब कम्प्लीटली वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो T इक्वल टू 2.303 इंटू T1/2, अब डिवीज़न में बचेगा 0.693 और log 10 R0/RT ऐसा रहेगा। चलो और आगे चलते हैं। तो उसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन दे दें तो फाइनली क्या बनेगा इक्वेशन, तो फाइनल इक्वेशन बनेगा T इक्वल टू T1/2 डिवाइडेड बाई 0.3, उसके बाद log 10 R0/RT ऐसे हम लिखेंगे। तो यहाँ आपको पता है जो रिएक्शन कंप्लीट होगा यानी कि इनिशियल वैल्यू जो होगी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ऑलवेज कितना होगा, हियर R0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100%, ठीक है। और गिवन टाइप पे जब रिएक्शन जो कंप्लीट हुआ है उसका परसेंटेज कितना है 80%, तो उसका मतलब गिवन टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, RT इक्वल टू 80% हम ऐसे लिख सकते हैं। और हाफ लाइफ पीरियड जो कि दिया गया है 5730 ईयर्स, तो उसका मतलब T1/2 की वैल्यू जो होगी वो मिलेगी 5730, ठीक है। तो अब ये जो जितनी वैल्यू हमें हमारे पास है वो पुट करेंगे इक्वेशन में, तो फाइनली हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो उसका मतलब अब वैल्यू पुट करेंगे तो T इक्वल टू 5730 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 0.3, अब log 10 ऊपर लिखते थे R0, तो R0 की वैल्यू हमें कितनी लिखी थी, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 100%, यानी कि 100, कंप्लीशन कितना हुआ 80%, यहाँ 80% है तो उसका मतलब हम लिखेंगे 80। तो चलो अब ऐसा आंसर कौन सा है, तो ये देख लो बी, तो हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बी। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो तो भाई हमें पता है, अगर कोई भी रिएक्शन का हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेट भी बढ़ेगा। लेकिन ये चारों स्टेटमेंट आप पढ़ लो अपने हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए कि आरएनएस का जो इक्वेशन था वो कैसा था, K इज इक्वल टू A इंटू E माइनस EA/RT। अगर इस स्टेटमेंट और इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा आंसर यानी कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो देख के हम ये सोच सकते हैं आंसर सी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि कोई भी रिएक्शन को अगर स्टार्ट करना है जो मिनिमम हम एनर्जी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। अगर टेम्परेचर अपने आप हम बढ़ाएंगे तो उसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका मतलब हमारे लिए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। डन। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो भाई ये भी केमिकल काइनेटिक्स से ही है। सिलेक्ट करेक्ट रिएक्शन फॉर द गिवन रेट, तो उसका मतलब यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है तो हमें पता होना चाहिए। इस ग्राफ के हिसाब से हम देखें तो इनिशियल कोई भी रिएक्शन अगर स्टार्ट होता है तो उसका मतलब उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, तो उसका मतलब धीरे धीरे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा तो उसका मतलब जो इनिशियल रिएक्टेंट होगा उसका मतलब ये रिएक्टेंट उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, और सामने ये सोच लो यानी कि ये क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट,
ठीक है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उसका मतलब ये इक्वेशन को देख लो, तो यहाँ साइन जो दी गई है माइनस साइन है, उसका मतलब ये हमारा जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट कौन सा होगा, ए रिएक्टेंट होगा। कौन सा रिएक्टेंट होगा, ए रिएक्टेंट होगा। और कितना होगा, -6 है, उसका मतलब हम लिख सकते हैं 6। डन। उसके बाद आगे देखा जाए तो ये भी माइनस है, उसका मतलब रिएक्टेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ये माइनस साइन वही रिप्रेजेंट करता है कि जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। डन। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4b। उसका मतलब सामने देखो, रिएक्शन अगर कंप्लीट करेगा तो इधर साइन कौन सी है, दोनों की जगह देख लो पॉजिटिव साइन है। उसका मतलब जो ये दोनों रिएक्टेंट थे वो कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। तो उसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 3c + 4d। तो यहाँ तो साइन कौन सी आएगी, दोनों डिक्रीज हो रहे इसलिए माइनस। अगर अब सभी का हम कॉमन फैक्टर निकाले तो उसका मतलब 6 / 12 कर सकते हैं, उसको भी 12 कर दो, इसको भी 12 कर दो, उसको भी 12 कर दो। तो ये कॉमन फैक्टर निकल आया। तो 6 / 12 यानी कि क्या मिलेगा, 1/2। यानी कि इधर क्या मिलेगा, -1/3। इधर क्या मिलेगा, +1/4। इधर क्या मिलेगा, +1/3। तो उसका मतलब ये कौन सा आया 2, ये कौन सा आया 3, ये कौन सा आया 4 और 3। तो ऐसा रिएक्शन फाइंड आउट करो कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए का वो मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो उसका मतलब उसमें एक क्वेश्चन देख लो, यही एक आंसर है। जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन है 2 से। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ए आएगा। चलो उसके बाद चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन ये है कि द हाईएस्ट मैंगनीज फ्लोराइड इन NF4 वेयर्स द हाईएस्ट ऑक्साइड इन Mn2O7 बिकॉज क्या है उसकी वैल्यू। तो उसका मतलब ये आपको होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसके ऊपर हम डिपेंड करें तो फ्लोरीन है और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। और उसके पास जो मेटल आयन है वो तो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, मैंगनीज ही है। डन। तो अब दोनों में अगर आप देखें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर देन फ्लोराइड है। तो ऐसा एक आंसर आता है, वो आंसर आता है बी। देख लो इधर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर देन फ्लोराइड। ठीक है। अब वैसे भी हम एक बात और देखा जाए तो MnF4 में जो Mn की ऑक्सीडेशन पोजीशन है वो क्या होती है, +4 होती है, वाइल Mn2O7 में जो ऑक्सीडेशन पोजीशन है वो क्या है, +7 है। डन। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेटल हुज डाइवेलेंट आयन एज ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम √35। उसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम 35 किसकी आएगी। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये सब एलिमेंट है, क्रोमियम है, आयरन है, मैंगनीज है और कोबाल्ट है। ठीक है। इन सब के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनकी डी ऑर्बिटल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हम कौन सी फॉर्मूला इधर लगाएंगे, तो उसका मतलब हम फॉर्मूला लगाएंगे μ = √n+2। उसका मतलब n = क्या रहेगा, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो डायरेक्टली हम देखते हैं, चलो मैंगनीज का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो मैंगनीज जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 25। ठीक है। तो उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गन कोर कंप्लीट 3d5 और 4s2। डन। तो इसमें आप देख लो डी ऑर्बिटल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से है, अनपेड है। तो उसका मतलब अब हम ये हमारी फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, μ = 5 + 2। डन। ऐसा रहेगा। तो 5 + 2 यानी कि 7 × 5 यानी कि कौन सा होगा, 35 आंसर मिलेगा। तो उसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी, मैंगनीज। डन। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। तो भाई ये क्वेश्चन है, इन एसिडिक सॉल्यूशन जो हमारा मैंगनीज है और ऑक्सीजन है उसके ऊपर चार्ज कितना है, -2 है, कन्वर्ट इनटू
तो उसका मतलब अगर हम MnO4 का रिएक्शन, उसके ऊपर चार्ज है -2, उसका हम रिएक्शन करेंगे कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, यानी कि H+ में, तो वो डेफिनेटली वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसिडिक मीडियम MnO4- प्लस MnO2 में कन्वर्ट होगा। कैसे, तो अब अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस होगा, 3 2 प्लस 4H प्लस 2 MnO4- प्लस MnO2 प्लस 2H2O। डन। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर क्या मिलता है, MnO4-। हाँ भाई देख लो किस में है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें ही है, देख लो। उसके बाद अब देख लो MnO2, तो ये जो हमारी पेयर है आंसर नंबर ए, वो आंसर रहेगा करेक्ट। चलो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। अब नया क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटानियम। टिटानियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है भाई, किस में भाई, तो जिगलर कैटालिस्ट में। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जिगलर कैटालिस्ट, उसका पूरा नाम है जिगलर नेटा कैटालिस्ट, जनरली पॉलीमराइजेशन में यूज़ होता है और उसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है TiCl4। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो टिटानियम की जो ऑक्सीडेशन पोजीशन हमें मिलेगी +4, उसका मतलब करेक्ट आंसर आएगा C +4। चलो अगला क्वेश्चन। चलो ये भाई बात आ गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उसका मतलब इसमें हमें एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, उसमें बात की है कि भाई एक क्वेश्चन में फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म किस वैल्यू के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रली मेटल होती है और ऐसे होती है, तो जो बाजू बाजू में 3 एटम सेम होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक प्रकार के ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जनरली। तो ऐसी पोजीशन में हमें क्या मिलता है, फेशियल और मेरिडोनियल मिलता है। तो उसका मतलब उसकी फॉर्मूला जनरल कैसी होती है, मेटल होती है सेंट्रली मेटल, और एक लिगेंड होता है वो भी 3 होना चाहिए, और दूसरा जो लिगेंड होता है वो भी क्या होना चाहिए, 3 की पोजीशन में होना चाहिए, ऐसे फॉर्मूला बनती है। तो उसका मतलब यहाँ फर्स्ट वाला जो लिगेंड है एमोनिया है, सेकंड वाला लिगेंड है जो नाइट्राइट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक्स किस पोजीशन में होना चाहिए भाई, इधर भी 3 होना चाहिए और इधर भी 3 होना चाहिए। तो उसका मतलब x = 3 और y = 3, तो ऐसा आंसर आता है D। डन। चलो अब आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो उसका मतलब हमें स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो भाई कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इस हिसाब से हम देखा जाए तो इन सभी में देख लो जो निकल है इन सभी में उसकी ऑक्सीडेशन पोजीशन क्या होती है, +2 होती है। तो इस हिसाब से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गोन कंप्लीट 3d8 4s0 होता है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखा जाए तो 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो 8 इलेक्ट्रॉन हमने कंप्लीट फुलफिल कर दी। उसके बाद आती है 4s, उसके बाद आगे देखा जाए तो क्या आती है 4p और ये आती है 4s। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, पहले ऑप्शन में NiCl4 है, तो कि जो Cl4 है वो कौन से लिगेंड है कि भाई वो विकफिल्ड लिगेंड है। उसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ अनपेड है उसका पेयरिंग नहीं कर सकता। तो उसका मतलब ये यहाँ से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। उसका मतलब यहाँ ऑप्शन है वो इनर ऑर्बिटल है, तो भाई ये टोटली क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद सेकंड में देखा जाए NiCl4 इज़ आउटर ऑर्बिटल। ठीक है भाई, तो यहाँ भी देखो ये क्लोरीन है वो विकफिल्ड लिगेंड है, उसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है उसको पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो आने वाला है ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे भाई, यहाँ से स्टार्ट हो गए 1 2, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो उसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3, यानी कि जो d ऑर्बिटल होती है वो ऑक्यूपाइड नहीं होती है। उसका मतलब वो आगे चले उसका मतलब वो क्या हो गए, आउटर हो गए, आउटर। ठीक है भाई, तो सामने दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये साइनाइड है, तो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। उसका मतलब ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ से पेयरिंग हो जाएगा और साइनाइड का ये फर्स्ट पेयर आएगी वो इसमें आएगी। उसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसका मतलब ये इसमें साइनाइड के लिगेंड आएंगे, उसका मतलब उसमें d ऑर्बिटल जो होगी वो ऑक्यूपाइड होगी। तो उसका मतलब वो कहाँ आती, अंदर की तरफ आती।
तो जो वो हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा वो बनाएगा DsP2। उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस हिसाब के हम देखें तो करेक्ट आंसर आएगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 51 में अगर देखा जाए तो उसमें हमें फाइंड आउट करना है वांट ऑफ फैक्टर, यानी कि आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। किसके लिए फाइंड आउट करनी है, तो हमें बात की है पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट 3 की। तो उसका मतलब उसकी करेक्ट फॉर्मूला क्या होगी, K3Al यानी कि एल्यूमिनियम और ये ऑक्सैलेट। डन। तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो उसका मतलब जब आयोनाइजेशन होगा, ये ब्रैकेट में रहने वाले ये सभी एलिमेंट कभी आयोनाइज्ड नहीं होते। उसका मतलब ब्रैकेट के बाहर, उसका मतलब ये कौन सा है, काउंटर एटम जो है, ठीक है, तो उसका आयोनाइजेशन पॉसिबल है। उसका मतलब वो आयोनाइज्ड हो सकता है, आयन में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसका मतलब हमारे पास यहाँ पोटेशियम टोटल कितने हैं, 3 है, और ये टोटल एंटाइटी है, उसका मतलब उसका एक, तो 3 + 1 = कितना मिलेगा हमें, 4। तो उसका मतलब करेक्ट आंसर आएगा 4। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसमें बात की है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी इज मैक्सिमम। तो आपको ये पता होना चाहिए ये ΔO स्प्लिटिंग एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जनरली हम लिखे तो स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड के नेचर ऊपर डिपेंड करती है। जनरली किसके साथ अटैच्ड होते हैं, यानी कि सेंट्रली मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका मतलब हम क्या लिखेंगे, तो उसका मतलब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेटल से अटैच्ड होता है तो उसका मतलब उसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो कि भाई एमोनिया है, इधर भी एमोनिया है, इधर भी H2 है, यानी कि जो सब है वीक फील्ड लिगांड है। तो ऑप्शन एक ही बचा हमारे पास, ऑप्शन सी। अब देख लो यहाँ साइनाइड है, जो कि साइनाइड है वो जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो उसका मतलब इसकी वैल्यू, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो वैल्यू है उसकी हाई रहेगी। तो उसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। चलो भाई अब ऑर्गेनिक सेशन आया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एलाइलिक हैलाइड। बात किसकी की गई है, एलाइलिक हैलाइड कौन सा है। तो पहले हमें यह डिफरेंस होना चाहिए भाई एलाइलिक क्या होता है और विनाइलिक क्या होता है। तो चलो लिखते हैं सबसे पहले एलाइलिक। एलाइलिक मीन्स क्या होता है, उसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है उसके बगल में एक और कार्बन होता है, उसके साथ जब हैलाइड जुड़ा होता है, उसका मतलब किस कार्बन के साथ, कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जनरली क्या होता है, sp3 होता है। डन। और विनाइलिक के लिए विनाइलिक किसको हम कहेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही डायरेक्टली हैलाइड एटम जुड़ा होगा तभी हम उसको हम क्या कहेंगे, विनाइलिक कहेंगे। जब उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp2। डन। तो अब ये चारों ऑप्शन है उसमें बात की गई है नॉट एलाइलिक हैलाइड है, कि भाई एलाइलिक कौन सा नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखें, चलो तो एक ऑप्शन डायरेक्टली हम प्रिडिक्ट करके ही मैं डायरेक्टली लिखता हूँ जिससे हमारा टाइम बच जाए। तो उसका मतलब इस ऑप्शन में हम देखे जाए तो उसका मतलब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। अगर उसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ तो कार्बन 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 और ये कार्बन, उसका मतलब है पीछे वाला देख लो, ये हमारा ब्यूटेन हो गया। अब किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन में, यानी कि ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। उसके साथ सेकंड पोजीशन पे क्या है, एक ग्रुप है मिथाइल है, तो उसका मतलब हम इधर लिखेंगे मिथाइल CH3। और सेकंड पोजीशन में और क्या है, 2 ब्रोमो, उसका मतलब हम इधर लिखेंगे 2 ब्रोमो। अब कौन सा एलाइलिक नहीं है, अब देख लो ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, उसके साथ ये डायरेक्टली हैलाइड अटैचमेंट पे है, तो उसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2, यानी कि ये हो जाएगा विनाइलिक। तो उसका मतलब ये एलाइलिक नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी।
अब बात है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मोनो हेलो अल्केन शोस ऑप्टिकल आइसोमर, कितने ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं ये दिखाने के लिए जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा जाए कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन से शो करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखा जाए तो हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है कि उसमें मिनिमम कार्बन आने चाहिए। तो हम ऐसे डायरेक्ट चलो प्रिडिक्ट करते हैं CH3 CH2 CH Cl और CH3। चलो भाई कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 और 4, ये हमारा हो गया किराल कार्बन। इस साइड देखें तो कौन सा ग्रुप है C2H5, ये ग्रुप हो गया। उसके पास एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक CH3, उसका मतलब चारों के चारों जो ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। उसका मतलब वो हमारा कौन सा कार्बन हो गया, किराल कार्बन हो गया। जो किराल कार्बन होता है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग, तो उसका मतलब इसमें कार्बन देखें तो कितने कार्बन है 1 2 3 और 4 कार्बन टोटल है। तो उसका मतलब ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बी, यानी कि 4 कार्बन होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई SN2 रिएक्शन फास्ट कब होता है। ठीक है, तो उसका मतलब इन सभी का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उसका मतलब ये स्ट्रक्चर देखे जाए तो कैसा है, ब्यूटेन 3 मिथाइल 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे लिखते हैं। तो उसका मतलब ब्यूटेन 1 2 3 और 4, ये ब्यूटेन हो गया। 3 के ऊपर क्या है, मिथाइल, उसका मतलब इधर भी लिखते हैं। 1 के ऊपर क्या है, ब्रोमीन, इधर भी हम लिखते हैं ऐसा। चलो अब दूसरे का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्रोपेन है। प्रोपेन का मतलब 1 2 3 कार्बन। सेकंड पोजीशन पे क्या है, डाई मिथाइल, उसका मतलब C ऐसा रहेगा। 1 के ऊपर क्या है, ब्रोमीन है। चलो अब तीसरे का क्या लिखते हैं, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि इधर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, यानी कि इधर CH3 ग्रुप आएगा। इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 और इधर भी CH3 और 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि इधर आ जाएगा ब्रोमीन। डन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब SN2 रिएक्शन की बात आती है तो उसका मतलब उसका स्टीयरिक इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जिसमें लेस स्टीयरिक इंटरेस्ट होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हायर होगी। तो उसका मतलब इस ब्रोमीन को देख लो, ये दूसरे कार्बन के साथ और तीसरे कार्बन के साथ अटैचमेंट है, लेकिन यहाँ देख लो एक ग्रुप आ गया, उसका मतलब थोड़ा ज़्यादा स्टीयरिक इंटरेस्ट इधर भी है, इधर भी देख लो 2 बड़े ग्रुप है, इधर भी देख लो एक ग्रुप है। तो इसमें देख लो ये ब्रोमीन जिसके साथ जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली चेन में, उसका मतलब और बल्कि ग्रुप इधर, यानी कि स्टीयरिक इंटरेस्ट के लिए प्रेजेंस नहीं है। तो उसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, डी 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ ब्लैंक दी गई है, कंपाउंड इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। उसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि Hν, कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जनरली लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और जो गैस बनेगा वो क्या होगा, पॉइजनियस, यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट देगा। और कौन सा होना चाहिए, कार्बोनिल क्लोराइड का। तो हम ऐसे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड कौन सा है कि जो जनरली पॉइजनियस गैस प्रोड्यूस करता है। तो एक रिएक्शन लिखता हूँ CHCl3 प्लस ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है और क्या हम देंगे उसको, लाइट और एयर। उसका मतलब लाइट भी प्रेजेंस है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका मतलब ये कंपाउंड हुए क्लोरोफॉर्म। डन। जनरली लाइट के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये बन जाता है COCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली उसको हम क्या कहते हैं, फोस्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोस्जिन। जनरली एक प्रकार का पॉइजनियस गैस है। डन। उसको और हम क्या कहेंगे, कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहेंगे, क्योंकि उसमें C डबल बॉन्ड O Cl ऐसे अटैचमेंट होता है। डन। तो उसका मतलब उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बनती है वो बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
डन। तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन है और 1 मीथेन है, तो उसका मतलब ये ट्राईक्लोरो हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ट्राईक्लोरो मीथेन। चलो अब हमें आइडेंटिफाई करना है आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश। तो उसका रिएक्शन हम कंप्लीट करेंगे डायरेक्टली। अब देखा जाए तो आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर डबल डैश, डन। उसके बाद सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ हम रिएक्शन करेंगे। सोच लो इधर मैंने लगाया CH3 Mgx, डन। और सेकंड रिएक्शन होगा वाटर के साथ H2O। तो सबसे पहले हम देखा जाए तो उसका मतलब ये सेंट्रल वाला एटम कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन वैसे ही रहेगा, उसके साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो उसका मतलब इस साइड हम क्या लिख सकते हैं, एक CH3 आ गया तो उसका मतलब हम इधर लिख ले CH3, डन। दूसरी तरफ तो क्या बनेगा भाई, इधर भी रहेगा CH3, तो उसका मतलब ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो इस साइड क्या बचेगा, CH3 CH2। तो उसका मतलब हम देखा जाए तो चलो इसको हम कह देते हैं R डैश, इसको हम कह देते हैं R डबल डैश, इसको हम कह दे R ट्रिपल डैश। तो ऐसा कौन सा आंसर है कि जिसमें भाई R डैश इज इक्वल टू CH3 मिल रहा है, ये देख लो। R डैश इज इक्वल टू CH3, R डबल डैश इज इक्वल टू क्या मिलता है, इथाइल मिलता है। तो उसका मतलब इथाइल, R ट्रिपल डैश यानी कि CH3। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, B रहेगा। अब उसके आगे वाला क्वेश्चन देखा जाएगा तो भाई एक बेंजीन का रिएक्शन है, ठीक है। हमें यहाँ X फाइंड आउट करना है, इधर Y फाइंड आउट करना है और Z फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेंजीन का रिएक्शन चलो अब करते हैं। ये बेंजीन, उसका रिएक्शन X किसके साथ किया जाए और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो उसका मतलब यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड है और एनहाइड्रस है, डन। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, तो हमारे पास देख लो डिफरेंट ऑप्शन है। तो डिफरेंट ऑप्शन में से हम डायरेक्टली लिखते हैं कि भाई CH3 CH2 Cl के साथ रिएक्शन करेगा। तो उसका मतलब हमें प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या बनेगा, तो CH3 ऐसा बनेगा, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, हमें क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, डन। उसका अगर हम रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करेंगे, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे O2, तो फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बनेगी, फिनॉल बन जाएगी। और उसका मतलब ये सेंट्रल वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, यानी कि दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ऐसा रिएक्शन कुछ होगा, डन। तो उसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा आएगा भाई, ये पहले देख लो, मीथेन ईथेन प्रोपेन क्लोराइड है, और ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो फिनॉल है, और लास्ट वाला है एसीटोन है। तो ये हमारा फिनॉल, ये हमारा एसीटोन, और ये फर्स्ट वाला हमारा प्रोपेन क्लोराइड है, डन। तो करेक्ट आंसर आएगा C। तो विच एंजाइम इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये तो भाई डायरेक्टली है, ग्लूकोज का अगर हम रिएक्शन देखें C6H12O6, अगर हमें उसका फर्मेंटेशन करेंगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा भाई, C2H5OH इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करेगा। तो उसका मतलब इधर जो कैटालिस्ट लगता है और मीन्स के एंजाइम जो लगता है वो एंजाइम कौन सा होगा, जाइमेस होगा, डन। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा जाइमेस। अब डायरेक्टली बात देख लो, इथेनॉल है, उसका रिएक्शन किसके साथ करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर है 413 केल्विन। तो उसके लिए हम लिखते हैं ये इथेनॉल, उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डन। तो जो कि वो कन्वर्ट हो जाएगा ईथर में, C2H5O C2H5, यानी कि ये सिमेट्रिकल ईथर हो गया। दोनों टाइप देख लो, दोनों साइड देख लो, यानी कि दोनों साइड क्या है, सेम है, सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। तो उसका मतलब ऐसा रिएक्शन हम क्या कहते हैं भाई, बायमोलिकुलर तो कहते हैं, वो तो पता ही है। तो उसका मतलब रिएक्शन कौन सा होगा हमारा, तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूल रिएक्शन होगा, डन। चलो अब आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन वेनिलिन। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए भाई, वेनिलिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई वेनिलिन में
कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस है। तो लेट्स चलो ड्रॉ करते हैं वेनिलिन का स्ट्रक्चर। ये हो गया वेनिलिन का स्ट्रक्चर। तो उसमें फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है, एक OH है और दूसरा वाला है OCH3। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बी करेक्ट है। देख लो, इसमें एक एल्डिहाइड है, एक OH है और एक OCH3, तीनों ग्रुप प्रेजेंस है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। चलो भाई, अब देखो तो गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रॉपर रिएजेंट। तो उसका मतलब ये अल्कोहल है। अल्कोहल कौन सा है देख लो। तो उसका मतलब इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, कोई बता सकता है। sp3 वाला है। उसका मतलब ये रिंग जो होगी वो कौन सी रिंग है, साइक्लिक रिंग है हमारी। तो साइक्लिक रिंग में जुड़ा हुआ जो अल्कोहल जब हम कन्वर्ट करेंगे उसको एल्डिहाइड में, तो आपको एक पता होना चाहिए, एक फर्स्ट क्लास वाला रिएजेंट यूज़ होता है PCC, यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो भाई ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें देख लो पिरिडीन का स्ट्रक्चर किन में आता है। पिरिडीन का स्ट्रक्चर उसका मतलब ऐसे रिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसका मतलब बेंजीन लगेगा, तो उसका मतलब C6H5। लेकिन एक यहाँ कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गए, उसका मतलब C5 कार्बन हो गए, तो उसका मतलब C5 वाला हमारे पास एक ही है। देख लो, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, C, यानी कि क्या रहेगा, PCC। तो वो जनरली ये अल्कोहल कौन सा है, तो ये अल्कोहल अब देखा जाए तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल जनरली कन्वर्टेड होते हैं किस में होते हैं, एल्डिहाइड में। तो वो किसका काम है, PCC का काम है। PCC जनरली क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। अब फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन है। अब देख लो एसीटोफिनोल और बेंजोफिनोल। ठीक है, अब दोनों का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये बेंजीन, उसके ऊपर हमने लिख लिया COCH3, डन। अब बेंजोफिनिन में देख लो, ये हो गया हमारा बेंजोफिनोल। अब दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, यहाँ भी कीटोन है, यहाँ भी कीटोन है, लेकिन यहाँ उसके बाजू में जो है वो क्या है, मिथाइल है, यानी कि ये मिथाइल कीटोन हो गया। और ये सिंपल कीटोन है, उसके पास नो मिथाइल है, उसके पास मिथाइल नहीं है। तो उसका मतलब जब हम एसीटोफिनोन की टेस्ट किसके साथ करेंगे, आयोडोफॉर्म के साथ करेंगे। किसके साथ, आयोडोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOI। तो उसका मतलब ये कौन से कलर के, यानी कि आपको पता होना चाहिए ये येलो कलर के PPT जनरली क्रिएट करता है। किसका, CHI3 का। उसका मतलब इसमें जो आयोडीन होगा जनरली रिएक्ट किसके साथ करेगा, इसमें मिथाइल के साथ रिएक्ट करके CHI3 जैसा येलो कलर के PPT ऑब्जर्व देगा। तो यहाँ देख लो, ये बेंजोफिनोन में ऐसा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंस नहीं है। तो उसका मतलब हमारा कौन सा रिएजेंट अब यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम, उसके साथ क्या है, OI। तो उसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, D, NaOI। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड pK वैल्यू इज हाईएस्ट। उसका मतलब आपको पता होना चाहिए भाई, pKa की वैल्यू जब ज़्यादा होगी उसका मतलब उसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि वीक एसिड होगा। तो उसका मतलब इसमें देख लो, इन सभी में देख लो, ये है भाई, ये है, तो इनमें से ये देख लो क्या करता है। तो इन दोनों में ये देख लो, ये जो ग्रुप है लार्जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। उसका मतलब उसकी एसिडिटी क्या करेगा, कम करेगा। तो उसका मतलब जिसकी एसिडिटी कम होगी उसकी pK वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बी रहेगा, डन।
चलो ये भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है हमें, इसमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, एक ग्रुप है मिथाइल है, दूसरा ग्रुप है एमाइड वाला। एमाइड वाले ग्रुप में आपको पता है कि भाई ये जो एमाइड है उसमें एक ग्रुप कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप है NH2। तो जब हम इस रिएजेंट का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब ये जनरली किस रिएक्शन को ओबे करता है, जनरली इट इज़ हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सा है, हॉफमैन रिएक्शन को कंसीडर करेगा। उसका मतलब वो जनरली क्या करता है, तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है वो जनरली क्या करता है, कन्वर्ट्स एमाइड इनटू प्राइमरी एमाइड, प्राइमरी एमाइड में कन्वर्ट करता है। तो जनरली उसकी प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी CH3। तो उसका मतलब ये एमाइड ग्रुप है, उसको कन्वर्ट किस में करेगा, प्राइमरी एमाइड में। तो उसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। डन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो उसका मतलब उसका अब करेक्ट आंसर कौन सा लिख सकते हैं, तो उसका मतलब हम ए भी लिख सकते हैं, ये तो प्राइमरी है। अब दूसरा उसका आइसोमर क्या बनेगा, तो उसका दूसरा आइसोमर ये भी पॉसिबल है भाई, इधर भी CH3 इधर भी एक भी CH3 नहीं, उसको अगर हम रिप्लेस कर दे तो ऐसे भी हो सकता है NHCH3। तो उसका मतलब इस एमाइन को देख लो, इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इस कार्बन के साथ भी अटैच है, उसका मतलब ये एमाइन हो गया हमारा सेकेंडरी। तो उसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, इट एज ए वन आइसोमर ऑफ सेकेंडरी एमाइन। तो उसका मतलब करेक्ट आंसर आएगा सी। अब इसमें देख लो, द मोस्ट रिएक्टिव एमाइन टुवर्ड्स डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के साथ कौन सा एमाइन है वो ज़्यादातर डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, मोस्ट रिएक्ट करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली रिएक्टिविटी ऑफ एमाइन विथ एसिड किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन बेसिक, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास एमाइन होगा उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो जनरली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा उसका मतलब वो एमाइन ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो उसका मतलब यहाँ देख लो, ये जो हमारा एसिड है वो कौन से फेज में, डाइल्यूट फेज में, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। जब कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो उसका मतलब उसका फेज कौन सा होता है, जनरली एक्वस फेज होता है, यानी कि उसमें वाटर प्रेजेंस होता है। तो एक्वस फेज में जनरली जो एमाइन होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी और फाइनल में आता है एमोनिया। ठीक है, ऐसे होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले ये चारों ऑप्शन में देख लो सेकेंडरी एमाइन है, हाँ भाई है हमारे पास, ये देख लो ऑप्शन ए। तो उसका मतलब ये दो कार्बन के साथ यानी कि दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट में है, तो ये एमाइन कौन सा हो गया, सेकेंडरी एमाइन। तो भाई एक्वस फेज में देख लो उसकी स्ट्रेंथ की जो पैटर्न है कैसे रहेगी, तो कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल है सेकेंडरी एमाइन। तो उसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा, ए। अब ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड इन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड विथ आयरन स्कैप। तो उसका मतलब क्या है, नाइट्रो कंपाउंड अगर हमारे पास है उसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, आयरन स्क्रैप के साथ। तो जब आयरन उसका मतलब Fe जब प्रेजेंस होगा तो उसमें HCl की कम ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, तो डायरेक्टली ऐसा एक सोच लो, Fe होता है, जब उसके साथ कम HCl हम डालेंगे तो उसका मतलब क्या बन जाएगा, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होगी। उसका मतलब फिर से ये FeCl2 वाटर के साथ यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके डायरेक्टली क्या बनाएगा, FeOH ट्वाइस और HCl। उसका मतलब जब भी आयन हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी अमाउंट में हम HCl उसमें डाल देंगे ना, तो अपने आप ही वो HCl क्या करने लगेगा, प्रोड्यूस करने लगेगा रैपिडली। तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसका रीज़न भी देख लो, FeCl2 फ्रॉम गैस हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl। तो भाई ये बात भी सही है, ये दोनों रिएक्शन के हिसाब से देख लो, Fe को एक्टिव करने के लिए हम थोड़ा ही उसमें HCl डालेंगे ना, तो जनरली उसके साथ रिएक्ट करके
वो रैपिडली HCl बनाएगा। तो उसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसका मतलब बोथ एजर्सेशन एंड रीजन आर करेक्ट। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा बी। चलो भाई, ये बात आ गई ऑरेंज डाई की। तो ऑरेंज डाई का मतलब वो क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। वो रिएक्शन कौन सा है, कपलिंग रिएक्शन है। जनरली वो क्या बनाता है, ऑरेंज डाई बनाता है भाई। किस में आता है, एमाइंस में। डन। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कि ये जनरली जो फिनोल होता है वो क्या होता है, तो कि इट फॉर्म कपलिंग रिएक्शन बिटवीन, किसके बीच में होता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई। रिएक्शन होता है बेंजीन डाइओजेनम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, और दूसरा होता है फिनोल। ये दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है ना, तो वो कौन सी डाई बनाता है, ऑरेंज डाई बनाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जनरली फिनोल के साथ अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा ना, तब फिनोल का जो सिचुएशन है, फिनोल की जो कंडीशन है, वो कौन सी होती है, जनरली अल्कलाइन होती है। उसका मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज करेक्ट आंसर। चलो भाई, ये तो डायरेक्टली आंसर ही है। न्यूक्लियोटाइड इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। तो आपको पता होना चाहिए जनरली कौन सा प्रेजेंस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो उसका मतलब ये कौन सा होता है, तो जनरली ये होता है थायमिन कंटेनिंग। थायमिन कौन सा आंसर आता है, थायमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड इट्स नॉट प्रेजेंट इन RNA। तो जनरली RNA में कौन सा होता है, तो ये भी पता होना चाहिए भाई। जनरली यूरेसिल कंटेनिंग भी होता है और थायमिन नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन भी भाई सेम टू सेम ही है। ईच पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन हैज़ अ एमिनो एसिड लिंक्ड विथ ईच अदर इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। उसका मतलब ये है कि भाई पॉलीपेप्टाइड है, उसमें प्रोटीन है, वो स्पेसिफिक वे से सीक्वेंस में लिंक्ड है ईच अदर से। तो दिस सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड। तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है एमिनो एसिड की, जनरली किस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ऑक्यूपाइड होती है, किस में पाया जाता है, तो वैसा स्ट्रक्चर एक ही होता है भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर। डन। उसके बाद देखा जाए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज स्कर्वी डिजीज़। तो आपको यह भी पता होना चाहिए भाई, स्कर्वी डिजीज़ किससे होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी के हिसाब से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी के हिसाब से स्कर्वी रोग होता है। और जनरली आपको पता होना चाहिए विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, यानी कि विटामिन सी कौन सा आएगा, विटामिन सी। और ये भी बता दें पायरोडॉक्सिन जनरली किस में पाया जाता है, विटामिन B6 में। रिबोफ्लेविन जनरली किस में होता है, विटामिन B2 में। थायमिन जनरली किस में होता है, B1 में होता है। अब चलो देख लो, रिएक्शन विथ विच रिएजेंट ग्लूकोज फॉर्म ऑक्साइम। तो उसका मतलब ग्लूकोज अगर किस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइम बनाएगा। तो जनरली C6H12O6 ये हो गया ग्लूकोज। उसका मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा C11O5NOH में, यानी कि ये क्या बन गया, ऑक्साइम बन गया। तो उसका मतलब यहाँ रिएक्शन में हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा देख के पता चल गया होगा। इधर क्या है, एक नाइट्रोजन है और OH ग्रुप भी है। तो नाइट्रोजन और OH ग्रुप किस में आता है, तो उसका मतलब वो जनरली रिएक्शन होगा तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये भाई ग्लूकोज में होने वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्साइम में कन्वर्ट करेगा। तो जनरली हमारा रिएजेंट कौन सा होगा, ये रिएजेंट होगा। जनरली उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमाइन। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल एमाइन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हाइड्रोक्सिल एमाइन। चलो भाई, अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। उसका मतलब मास परसेंटेज, वेट बाय वेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन कितना दिया गया, तो उसका मतलब मोल फ्रैक्शन NaOH
किसका? मोल फ्रैक्शन NaOH का। कितना दिया गया? 0.2 मोल दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, अगर पर्टिकुलर कोई भी सॉल्वेंट की बात ना हो तो हम कोई भी सॉल्यूशन किस में बनाते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि वाटर में बनाते हैं। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन यानी कि NaOH का दिया गया 0.2। तो आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन X1 प्लस X2 ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। तो उसका मतलब जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होगा यानी कि H2O, उसका मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा? 0.8 ही रहेगा। डन। तो अब फाइंड आउट करते हैं मास किसका? NaOH का। तो मास के लिए हम क्या करेंगे भाई? जो मोल फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलिकुलर मास से, तो उसका मतलब ये मिलेगा हमें 8 ग्राम। सिमिलर वे हम वाटर के लिए लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 0.8 इंटू 18, तो टोटल क्या मिलेगा? 14.4 ग्राम। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद तो टोटल मास कितना हुआ? तो टोटल मास कितना मिलेगा? 8 प्लस 14 प्लस 4, तो टोटल मास हमें मिला 22.4। चलो अब आगे जाके उसकी फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट की। तो परसेंटेज वेट बाय वेट हमें फाइंड आउट करना है। उसकी फॉर्मूला होगी मास किसका है? NaOH का। और हम टोटल लिखेंगे डिवीज़न में मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमें NaOH का पता है 8 मिल गया, टोटल मिल गया 22.4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा 35.71%। तो उसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा B। चलो भाई, इसमें तो डायरेक्टली आंसर ही लिखना पड़ेगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर जो एंथैल्पी मिक्सिंग होगी वो ज़्यादा होगी? किससे? 0 से। तो यही देख लो, डायरेक्टली आंसर है। एक है इथेनॉल और एक है एसीटोन। अब दोनों की फॉर्मूला देख लो, मोलिकुलर फार्मूला देखा जाए तो इसकी भी क्या होगी? C2H6 और एक रहेगा ऑक्सीजन। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं? C2H6O, एक दूसरे के आइसोमर भी है। ठीक है, चलो अब आगे देखा जाए तो विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन एन ऑक्टेन। तो आपको एक रूल पता होना चाहिए, एन ऑक्टेन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो उसका मतलब एन ऑक्टेन जनरली कौन सा है? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है। तो आपको एक रूल पता होना चाहिए, जनरली लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व करते हैं। तो उसका मतलब ये देख लो, KCl है, उसका मतलब ये तो K प्लस और Cl माइनस। इनऑर्गेनिक आ गया भाई, ये है ऑर्गेनिक। ऑक्टेन क्या है? ऑर्गेनिक है। ये आ गया इनऑर्गेनिक, तो उसको मतलब ये इजीली उसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो उसका मतलब KCl की पोजीशन कहाँ होगी? लास्ट में होगी। किस में होगी? लास्ट में। यानी कि वो जनरली क्या होगा? विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो उसका मतलब अब हम क्या निकालेंगे? तो उसका मतलब ये KCl होगा जो वो लेस डिजोल्व होगा। किस में डिजोल्व होगा? एन ऑक्टेन में। उसका मतलब वो लास्ट में आएगा। तो लास्ट में सेकंड नंबर वाला होगा तो उसमें दो ही ऑप्शन है, एक A है और दूसरा B है। अब आगे देखा जाए तो उसका मतलब अब देख लो, ये साइक्लोहेक्सेन भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है और ये भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो अब आगे देखा जाए तो उसका मतलब सबसे ज़्यादा डिजोल्व कौन होगा? ये साइक्लोहेक्सेन देख लो, ये साइक्लोहेक्सेन टोटली सब जगह कार्बन ही है और हाइड्रोजन ही है, ना ही कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है इस तरह से। तो उसका मतलब वो ज़्यादा डिजोल्व होगा। तो उसका मतलब सबसे ज़्यादा डिजोल्व साइक्लोहेक्सेन होगा। तो उसका मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो उसका मतलब इसमें देख लो, ये दोनों में सेकंड पोजीशन है वो लास्ट में, तो फर्स्ट पोजीशन भी इसमें फर्स्ट पे है। तो ये भी दो ऑप्शन आ सकते हैं। अब तो उसका मतलब अब हमारा ऑप्शन देखा जाए तो CH3OH और बचा कौन सा? CH3CN। तो उसका मतलब CH3CN वो ज़्यादा डिजोल्व होगा। किस में डिजोल्व होगा? एन ऑक्टेन में। तो उसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोहेक्सेन, सेकंड पोजीशन में होगा ये साइनाइड वाला। तो ऐसा ऑप्शन फोर्थ वाला एक ही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा A।
अब देख लो कौन सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विथ रेफरेंस टू फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल। अब ब्लड सेल के साथ कौन सा हाइपरटोनिक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब ह्यूमन ब्लड सेल इज आइसोटोनिक विथ, किसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए, तो कि NaCl सब जगह NaCl है। तो हमारा ह्यूमन ब्लड है जो NaCl के साथ आइसोटोनिक कब होता है, तो उसका मतलब जो NaCl है उसकी वैल्यू कितनी जनरली होती है, 0.9% वेट बाय वेट वॉल्यूम NaCl होता है, उसके साथ मैच होता है। तो उसका मतलब उसके साथ आइसोटोनिक होता है। उसका मतलब NaCl को जनरली हम क्या कहते हैं, नॉर्मल सेलाइन भी कहते हैं। डन। तो उसका मतलब ये परसेंटेज जो रेशियो है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, तो उसका मतलब यहाँ वर्ड्स यूज़ किया गया है हाइपरटोनिक, उसका मतलब उससे ज़्यादा। तो उसका मतलब ये 0.8 तो ये 0.9 से कम है, 0.6 भी उससे कम है, ये तो भाई आइसोटोनिक है। तो उससे ज़्यादा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा 1.2, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1.2% वेट बाय वॉल्यूम, वो ज़्यादा है NaCl। तो उसका मतलब वो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। अब विच रिलेशन इज़ करेक्ट फॉर H2O, तो उसका मतलब ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। किसी भी दो सॉल्ट को हम ऐसे मिलाते हैं जिसमें से क्या H2O बनता है, तो उसका मतलब हम डायरेक्टली देख ले, इसके बीच में हम रिएक्शन करेंगे तो H प्लस Cl माइनस होगा, NH4 प्लस Cl माइनस होगा। उसका मतलब ये अगर इधर रिप्लेस होगा, ये इधर रिप्लेस होगा, तो दोनों सेम ही हो गए। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब आगे चले तो उसका मतलब इसमें H प्लस रिलीज़ होगा और Cl माइनस। अब इसमें देख लो Na प्लस रिलीज़ होता है, OH माइनस रिलीज़ होता है, तो उसका मतलब ये NaCl, यहाँ भाई NaCl बन रहा है, तो उसका मतलब ये देख लो माइनस NaCl है। तो बाकी बचा क्या, ये H प्लस OH माइनस, जो कि वो क्रिएट करेगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो हमें आंसर इसके लिए ही चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा B डायरेक्टली। अब देख लो किसकी बात आ गई, डेनियल सेल की आ गई। उसमें जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो दिया गया 1.1 वोल्ट है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। हाउ केसी इज रिप्रेजेंट फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन डेनियल सेल। तो सबसे पहले हमें डेनियल सेल में रिएक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए। उसमें भाई जिंक सॉलिड और कॉपर एक्वस फेज में जनरली होता है। कौन से फेज में, एक्वस फेज में होता है। उसका रिएक्शन कंप्लीट होगा तो +2 एक्वस सॉल्यूशन प्लस कॉपर सॉलिड ऐसे बनता है। तो ईयर देख लो जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हुई टोटली, तो उसका मतलब n की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2 मिली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नन्स इक्वेशन हम इक्वेशन लिखे ई सेल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0.059 डिवाइडेड बाय n log Kc। डन। तो हमें इसके लिए हमें क्या Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम कंप्लीट इक्वेशन आगे चलाए तो क्या होगा, चलो उससे आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेल की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास है ही, कितनी है 1.1 वोल्ट है। तो ई सेल इक्वल टू 0.059 डिवीज़न में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। डन। log Kc यहाँ वैल्यू कितनी है 1.1 है। डन। अब हम log Kc को सब्जेक्ट बनाएंगे। log Kc इक्वल टू क्या मिलेगा 1.1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवीज़न में क्या लिखेंगे 0.059 ऐसे हम लिख सकते हैं। डन। तो अब हम Kc को अगर सब्जेक्ट बनाए तो किसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा भाई, उसका तो मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा डायरेक्टली 2.2 मिलेगा। डन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं log Kc इक्वल टू 2.2 डिवीज़न में क्या आएगा 0.059। तो इसका हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, तो उसका मतलब Kc कैसे बन जाएगा, Kc इज इक्वल टू उसका बेस 10 हो जाएगा, उसके पावर 2.2 डिवीज़न में क्या आ जाएगा 0.059। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन देखा जाए तो हमारे पास ये है Kc इज इक्वल टू बेस 10 है, उसका पावर 2.2 डिवीज़न में 0.059।
अब चलो देख लो, ये रिएक्शन है भाई। फॉर द गिवन रिएक्शन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम इज रिक्वायर्ड। कूलम में इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले ये हमारा रिएक्शन है, उसमें रिएक्शन जनरली कैसे होगा, तो ये देख लो, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। उसमें अगर हम देखें एल्यूमिनियम की स्टेट कौन सी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पोजीशन में है। तो अगर उसका कंप्लीट हमें रिएक्शन लिखना है तो उसका मतलब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाफ रिएक्शन हम लिखें तो एल्यूमिनियम +3, उसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी क्या बनेगा, एल्यूमिनियम बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, हाफ रिएक्शन हुआ। डन। अब दोनों के साइड हमें अगर रिएक्शन बैलेंसिंग करना है तो उसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो उसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसका मतलब हम कैसे लिखते हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4/3 एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाय 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिवीज़न में हम क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ऐसे पता चलेगा। तो उसका मतलब ये 3 कट हो गए, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन मिले, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम में, तो उसको आपको पता है, तो यानी कि Q इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय फेरेडे। ठीक है, तो ये उसकी फॉर्मूला हो गई। तो उसका मतलब मोल्स हमें कितने मिले, 4 मोल, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय फेरेडे का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 96500 कूलम पर मोल होगी। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, देख लो, ये डी ऑप्शन है। तो टोटली हमारा आंसर कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम। अब लास्ट में देख लो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गिब्स एनर्जी डिफरेंस एंड ई सेल। तो दोनों के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो आपको पता होना चाहिए जनरली जो गिब्स एनर्जी का डिफरेंस है जनरली किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है बाय नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका मतलब जनरली हम उसका रिएक्शन एक है अकॉर्डिंग टू डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE सेल, ऐसा एक इक्वेशन आता है। उसको अगर हम कंसीडर करें तो उसका मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका मतलब ये डेल्टा जी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, उसका मतलब जो प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड करती है उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो उसका मतलब इधर देख लो, जी इंटेंसिव है, इसमें भी इंटेंसिव है, तो एक ही बचा डेल्टा जी है, कौन सी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सामने अपोजिट ही होगा, ई सेल है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जनरली जो सेल का पोटेंशियल होता है वो मास के ऊपर यानी कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वाइल ये डेल्टा जी की जो वैल्यू है मास के ऊपर डिपेंडेंट करती है। उसके लिए वो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फ्रेंड और बच्चों, चलो आज का ये सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।